डेट है आज 2 अप्रैल 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं ये नाम याद रखने हैं आपको। कोल, कोयला, क्रूड ऑयल कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर खाद, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाली कंपनी, ये 8 कोर सेक्टर में आती हैं हमारी इंडस्ट्रीज हैं। जो एक इंडेक्स जारी होती है आईआईपी, इसको कौन जारी करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ जारी करता है इसको, आईआईपी को, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसमें यह देखा जाता है कि कितनी इंडस्ट्रीज़ ने कितनी मैन्युफैक्चरिंग की है, और इस इंडेक्स में 40% जो वेटेज है वो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का है। नियरली 40% के लगभग, 38 पॉइंट कुछ है, तो नियरली 40% मान सकते हैं हम। इस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज 8 कोर इंडस्ट्रीज में किसकी है वो भी याद रखना, क्योंकि कई बार यूपीएससी ने पूछा है। सबसे ज़्यादा वेटेज है रिफाइनरी प्रोडक्ट की, फिर इलेक्ट्रिसिटी की, स्टील की, और सबसे कम है फर्टिलाइजर की। तो ये आप कम से कम 2 याद रखना, सबसे कम फर्टिलाइजर की वेटेज है इस आईआईपी में, और सबसे ज़्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट की। नेक्स्ट टॉपिक है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। ये एक मैकेनिज्म है, प्रोसेस है। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या प्रोसेस है? ये प्रोसेस है क्रेडिट डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन का एग्जांपल है। जो क्रेडिट प्रोटेक्शन जहाँ पे होती है, जहाँ पे मान लो क्रेडिट प्रोटेक्शन बेची खरीदी जाती है, वहाँ पे प्रोसेस यूज होता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो भाई साहब ये 3 आदमी है, ए बी सी। अब सी से इसने बी ने लोन लिया, सी से लोन लिया बी ने, लेकिन क्या होता है कि बी भर नहीं पाता है इसका लोन, और ये फेलियर हो जाता है या बैंकक्रफ्ट हो जाता है, यानी कि दिवालिया हो जाता है, इसके पास पैसे ही नहीं है। उस केस में क्या करेंगे कि जो ए से एक एग्रीमेंट कर लेता है ये बी, कि जो अगर मेरा, मान लो मैंने सी से लोन लिया, अगर मैं फेल हो जाऊं, ना दे पाऊं, तो मेरा लोन आप दे देना। तो ये दे देता है ए। लेकिन ये किस गारंटी में देता है ए? ये इस गारंटी में देता है कि मान लो जब इसे ज़रूरत होगी तो बी इसकी सहायता करेगा। इसका कोई मान लो लोन लिया इसने या कुछ और क्रेडिट फैसिलिटी किसी से लिए, तो उसकी सहायता करेगा बी। जैसे मान लो ये 3 दोस्त हैं भाई साहब, एक को ये सी से उधार लिया बी ने, अब बी ने कहा कि ए सी को दे देना जब मेरे पास नहीं होंगे, और ए से ये कहा कि जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो मैं दे दूंगा। कुछ इस तरह का ये प्रोसीजर है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। इसमें एक पार्टी होती है वो ये एग्री करती है कि जब भी मान लो कोई क्रेडिट इवेंट प्रोटेक्शन आएगा तब मैं पेमेंट दूंगा आपकी। किसको देगी? थर्ड पार्टी को देगी, एक पार्टी, यानी कि बी पार्टी थी जो वो जिसने सी पार्टी से मान लो कोई लोन लिया था तो उसको देगी, क्योंकि थर्ड पार्टी ने भी ये जब इनका एग्रीमेंट ये हुआ था, पहले इनकी प्री एग्रीड हो गया था इनका, कि जब भी मान लो कोई एडवर्स क्रेडिट इवेंट आएगा तब ये इसकी सहायता करेगा। तो इस तरह का ये प्रोसीजर है। और ये क्रेडिट इवेंट क्या होते हैं? क्रेडिट इवेंट का मतलब ये, जब भी मान लो कोई ऐसा इवेंट आ जाए, विपरीत एडवर्स इवेंट, जैसे बैंकक्रप्सी, दिवालिया हो जाए कोई बंदा, मान लो लोन लिया है बैंक से, या फेलियर टू पे, या उसे मान लो दे ही ना पाए, उसके पास पैसा है नहीं, या कोई और प्रॉब्लम आ जाए, ऑब्लिगेशन एक्सीलरेशन या रीस्ट्रक्चरिंग की, या रेपुडिएशन या मोरेटोरियम, कोई भी इवेंट हो सकता है, उस टाइम में सहायता करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बाय प्रोडक्ट है शुगर इंडस्ट्री का। बाय प्रोडक्ट का मतलब है अवशेष, रिमेन्स है, अवशेष है शुगर इंडस्ट्री का। जब चीनी बनाते हैं तो गन्ने से चीनी बनाते हुए, शुगर केन से जब भाई साहब शुगर बनाते हैं, उस प्रोसेस में जो बाय प्रोडक्ट बचता है उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल, यानी कि उससे एल्कोहल बनाई जा सकती है, शराब, दारू बनाई जा सकती है उससे। ये किससे बनता है? जब शुगर इंडस्ट्रीज में गन्ना का प्रोसेस करते हैं, गन्ने से बनाते हैं भाई साहब चीनी या गुड़, तो उसमें मोलासिस होता है। मोलासिस वही होता है जैसे गुड़ होता है ना, जगेरी बोलते हैं इंग्लिश में या हिंदी में गुड़। तो गुड़ को अगर आप गर्म कर दोगे वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, वही है मोलासिस। तो मोलासिस का ही ये क्या है, शुगर केन प्रोसेसिंग में रेजिड्यू बचता है, अवशेष, मोलासिस से बनता है ये एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल। तो ये प्राइमरी रॉ मटेरियल होता है जो अल्कोहल बेवरेजेस बनाने में यूज होता है। बेवरेजेस का मतलब है कोई भी पेय पदार्थ, पीने वाला कोई भी पदार्थ, ड्रिंकेबल कोई भी ड्रिंक हो सकती है। तो अल्कोहल की जितनी जो ड्रिंक होती हैं, मतलब इसमें इस प्रोसेस से बनाने में, तो अल्कोहल बेवरेज बनाने में यूज होता है एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल।
इसकी क्या क्या विशेषताएं, फीचर क्या क्या हैं इसके एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के। ये देखो कलरलेस होता है, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता और इसमें इम्प्योरिटी नहीं होती है, कोई भी इसमें इम्प्योरिटी का मतलब है कोई भी अशुद्धि नहीं होती है। और ये स्मेल भी इसमें न्यूट्रल होती है, कोई स्मेल नहीं होती, ना ही टेस्ट होता है कोई। और इसमें 95% तक अल्कोहल होता है। और भी एप्लीकेशन है इसकी एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल की। ये कॉस्मेटिक में क्रीम पाउडर बनाने में यूज होता है, ये पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, मान लो परफ्यूम बनाने में यूज होता है, टॉयलेटरी बनाने में, हेयर स्प्रे बनाने में यूज होता है। इसका और भी कई सारे इंडस्ट्रीज में यूज होता है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल का। लेकर्स में, लेकर्स होता है रोगन, पेंट्स वगैरह में, पेंट जो होते हैं आपके घरों पे पेंट, उसकी बात हो रही है। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इंक बनाने के लिए, इंक जो होती है ना स्याही, जैसे आपके पेन में स्याही है, इंक है, या प्रिंटिंग इंडस्ट्री है उसमें जो छपाई होती है उसमें इंक के तरह काम होता है इसका। या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में होता है, जैसे एंटीसेप्टिक में, ड्रग वगैरह में, दवाइयाँ बनाने में, सिरप हो कोई या मेडिकेटेड स्प्रे हो उसमें यूज होता है। तो इतने सारे यूज हैं, तो आपको इसके यूज पता होने चाहिए किस किस में यूज होता है। यूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी प्रीलिम में। नेक्स्ट टॉपिक है रैंप स्कीम। रैंप स्कीम ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। रैंप का मतलब है रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, इसके नाम में ही छुपा है इसका मतलब। रैंप स्कीम एमएसएमई जो है सेक्टर, उसके लिए लॉन्च किए यूनियन गवर्नमेंट ने, अप्रूवल दिया है इसके लिए। लगभग 808 मिलियन इसके लिए यूएसडी डॉलर खर्च किए जाएंगे, लगभग 6062.45 करोड़ रुपीज़। ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम है, वर्ल्ड बैंक भी सहायता कर रहा है इस प्रोग्राम में। इसमें 2022-23 से ये स्कीम स्टार्ट की जाएगी, यानी कि 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर से। और 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल 2022 से लेके 30 मार्च 2023 तक 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर रहेगा, यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी, कल से स्टार्ट हो गई, कमेंस का मतलब स्टार्ट हो गई। तो क्या है ये रैंप? रैंप देखो वर्ल्ड बैंक असिस्टेड सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, वर्ल्ड बैंक भी सहायता दे रहा है इसमें। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है कि इसमें सारा का सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट खर्चा नहीं करेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको इंप्लीमेंट करेगी। और एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लिखी हो, उसमें दोनों मिलकर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर खर्चा करती हैं एक्सपेंडिचर, और दोनों ही मिलकर इंप्लीमेंट करती है, लागू करती हैं। लॉन्च किस लिए की गई है? ये भाई साहब मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है ना, इसकी सहायता करने के लिए। और ये मिनिस्ट्री किसकी सहायता करती है? ये एमएसएमई की सहायता करती है। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, जो छोटी लघु और मध्यम होती है ना, लघु मध्यम छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, उन इंडस्ट्रीज़ की सहायता करती है। जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उनकी सहायता करने के लिए इसमें एमएसएमई की कवरेज हर एक स्टेट्स में, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एमएसएमई की सहायता की जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव इसका टारगेट यही है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ये देखो इम्प्रूव करेंगे, सेंट्रल स्टेट लिंकेज इम्प्रूव करेंगे, पार्टनरशिप, ताकि जो एमएसएमई की डिलेड पेमेंट होती है, मान लो कहीं से लोन लेना है इनको बैंक वगैरह से, तो क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है, तो इनको क्रेडिट फैसिलिटी देना, आगे एमएसएमई को और प्रमोट करना। क्या क्या फंक्शन है इस रैंप स्कीम के? ये रैंप स्कीम के अंदर एमएसएमई को क्या क्या दिया जाएगा? एक तो पॉलिसी प्रोवाइडर की तरह काम करेगा। मान लो पॉलिसी बनाने के लिए एमएसएमई के लिए कॉस्ट एफिशिएंट और मोर इफेक्टिव पॉलिसी बनाने के लिए रैंप स्कीम में सहायता दी जाएगी एमएसएमई को। नॉलेज प्रोवाइडर की तरह काम करेगा, नॉलेज दी जाएगी इंडस्ट्रीज़ के लिए। टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, नई कोई टेक्नोलॉजी आई है, मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, इन टेक्नोलॉजी पे एमएसएमई को सहायता दी जाएगी। बैकग्राउंड क्या है? देखो रैंप ये बनाई गई थी, प्रपोज की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसएमई को ही स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। किस कमेटी के बेस पे? ये कमेटी आपको याद होनी चाहिए, यूके सिन्हा कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, एक केवी कामत कमेटी ने दी थी, और जो प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होती है उसने भी अपनी एडवाइस दी थी, सलाह दी थी, सिफारिश की थी रैम स्कीम को लॉन्च करने के लिए। तब ये बनाई थी रैम स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नीड क्या है इसे बनाने की, ज़रूरत क्या है, और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है? देखो हमारे देश में क्या है ना, एमएसएमई इंडिया में कम से कम 40% एमएसएमई ऐसी हैं जिनको फाइनेंस ही नहीं मिल पाता, लोन ही नहीं मिल पाता। तो ये एक कमी है, इसकी ज़रूरत को देखते हैं। और हमारे इंडिया में लगभग 63 मिलियन इंटरप्राइजेज हैं जो एमएसएमई में आती हैं, यानी कि लगभग 6.3 करोड़, 6 करोड़ 30 लाख ऐसी कंपनियां हैं जो एमएसएमई के अंदर आती हैं। तो इसके सिग्निफिकेंस क्या हो गए? और
देखो इतने करोड़, जब 6.34 करोड़ यूनिट आती हैं, एमएसएमई आती हैं, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का 6.11% कंट्रीब्यूट करती हैं। और जीडीपी में सर्विस सेक्टर में ये 24.63% कंट्रीब्यूट करती हैं। और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 33.4%। ये मोटा मोटा आपको इतना तो याद होना चाहिए कि जीडीपी के सर्विस सेक्टर में, सर्विस एक्टिविटी में एमएसएमई 24.63% करती हैं, 6.11% मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं। और लगभग इसमें रोजगार कितने लोगों को देती हैं ये छोटी कंपनियां? 120 मिलियन पर्सन को, लगभग 12 करोड़ लोगों को ये रोजगार देती है। और उसमें से 45% ओवरऑल एक्सपोर्ट इंडिया से एमएसएमई सेक्टर से ही होता है। जितना भी एक्सपोर्ट होता है 45% एमएसएमई करती हैं। और 20% एमएसएमई रूरल एरियाज में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में। तो ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने में भी एमएसएमई बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। एक बात याद रखनी है, अदर फैक्ट, महाराष्ट्र हमारे इंडिया में टॉप आता है एमएसएमई सेक्टर में। और इसमें महाराष्ट्र में शेड्यूल कास्ट भी सबसे ज़्यादा एमएसएमई, शेड्यूल कास्ट की एमएसएमई महाराष्ट्र में है। लगभग 96,805 इंटरप्राइजेज शेड्यूल कास्ट चलाते हैं एमएसएमई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो लिटरेसी प्रोग्राम जो ये है किस लिए है, यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड का मतलब हमने ऊपर डिस्कस किया, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर चलाएंगे। तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम में टारगेट क्या है और किस लिए है? देखो एक तो 2022 से 27 तक ये चलाई जाएगी, अगले 5 साल के लिए। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने एडल्ट एजुकेशन को लेके, तो ये उसी का ही पार्ट है, ये समझ लो, उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए की जाएगी। और देखो एजुकेशन मिनिस्ट्रीज ने पहले जो एजुकेशन में हम एडल्ट एजुकेशन यूज करते थे, इस वर्ड को रिप्लेस करके एजुकेशन फॉर ऑल ये वर्ड यूज किया जाएगा। क्योंकि देखो एडल्ट एजुकेशन में सिर्फ 15 साल या उससे अबव के नॉन लिटरेट पीपल आते थे। नॉन लिटरेट मतलब अशिक्षित, जो पढ़ना लिखना बोलना नहीं जानते, किसी एक भाषा में समझना नहीं जानते। और लिटरेट किसको बोलते हैं? देखो लिटरेट का मतलब साक्षर होता है। लिटरेट ऐसा कोई भी आदमी जो 7 साल से, कोई भी बच्चा 7 साल से ऊपर हो, 7 साल का या 7 साल से अबव हो, 7 ईयर एंड अबव 7 ईयर, और किसी एक भाषा में, इंडिया की किसी एक भाषा में लिखना पढ़ना और समझना जानता हो, उसे बोलते हैं वो लिटरेट है, साक्षर है। नॉन लिटरेट मतलब नहीं जानता है तो वो नॉन लिटरेट है। तो 15 साल और 15 से अबव का ये प्रोविजन था एडल्ट एजुकेशन में, लेकिन अब एजुकेशन फॉर ऑल कर दी इस न्यू इंडिया लिटरेट पॉलिसी में। तो इसका ऑब्जेक्टिव टारगेट यही है, 15 साल से अबव हो या 15 साल से नीचे हो, इसमें लिटरेसी प्रमोट करनी है यूनियन में, यूनियन टेरिटरी में, और स्टेट्स को सपोर्ट करना है। इसमें जो भी नॉन लिटरेट है 15 से या 15 साल से ऊपर, सबको ये सहायता देनी है, यानी कि लिटरेट बनाना उन्हें। 2022 से लेकर 2026-27 तक जितने भी नॉन लिटरेट हैं, लगभग ये 5 करोड़ पीपल हैं, उनको कवर किया जाएगा, यानी कि लिटरेट किया जाएगा उन्हें। एक किसी भाषा में उन्हें पढ़ना लिखना और समझना सिखाया जाएगा। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके पैसा लगा रहे हैं, तो 1037 करोड़ के लगभग 700 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट और 337 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट इसमें खर्चा कर रही है। 5 कंपोनेंट हैं इस स्कीम के। पहला है फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, यानी कि थोड़ा जमा घटा गुणा भागी, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन ये सब सिखाए जाएंगे। और फाउंडेशनल लिटरेसी ये जो पढ़ना लिखना ये सिखाया जाएगा। क्रिटिकल लाइफ स्किल्स दी जाएगी, इसमें वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट भी किया जाएगा, यानी कि ऐसी स्किल्स जिससे वो नौकरी भी ले सकें, कहीं पे काम भी मिल सकें, ऐसी लाइफ स्किल्स भी सिखाई जाएंगी। बेसिक एजुकेशन दी जाएगी, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, आगे उन्हें ऐसी भी ट्रेनिंग दी जाएगी, आगे अपनी अगर वो एजुकेशन छोड़ चुके तो एजुकेशन आगे कंटिन्यू करना चाहें अपनी शिक्षा तो आगे कर सकते हैं। इस न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के सैलेंट फीचर विशेषताएं क्या हैं? इसमें देखो स्कूल के स्टूडेंट भी इन्वॉल्वमेंट होगा, जो ऐसे स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं छात्र वो भी, या प्री सर्विस स्टूडेंट है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के, स्कूल टीचर, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर सब इसमें कवर होंगे। इसका इम्प्लीमेंटेशन स्कूल लेवल पे होगा, यानी कि स्कूल मेन यूनिट होगी इसको लागू करने के लिए, स्कूल सर्वे वगैरह करेगा। और इसमें देखो आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन इम्प्लीमेंटेशन भी होगा, जैसे ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग असेसमेंट सिस्टम है, इसका भी यूज होगा। टीवी का यूज होगा, टीवी पे चैनल आते हैं ना बहुत सारे जिसमें पढ़ाया जाता है, टीचर पढ़ाता है, एक प्रोग्राम आता है पर्टिकुलर टाइम पे, तो इन सब का यूज होगा। रेडियो का यूज होगा, सेल फोन पे एप्लीकेशन यूज करके उन्हें जानकारी देना। और ये सब एप्लीकेशन या सेल फोन बेस्ड फ्री ओपन सोर्स एप्लीकेशन या पोर्टल यूज किए जाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन इसमें देखो
वॉलंटियरिज्म के थ्रू भी होगा, ऑनलाइन मोड पे। कोई मान लो अपनी मर्जी से पढ़ाना चाहता है फ्री में, वॉलंटियर बोलते हैं, अपनी मर्जी से बिना सैलरी के कोई कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से बिना सैलरी के, बिना किसी इनकम के कोई सर्विस देना चाहता, सेवा देना चाहता, उसको वॉलंटियर बोलते हैं। तो वॉलंटियर ट्रेनिंग ओरिएंटेशन करना चाहें, किसी को शिक्षा देना चाहें, डिजिटली दे सकते हैं। और स्कूल मेन इम्प्लीमेंटेशन होगी इसमें यूनिट, और वॉलंटियर टीचर भी इसमें इंक्लूड होंगे। मान लो कोई अपनी मर्जी से टीचर बिना सैलरी के पढ़ाना चाहता है तो नीड क्या है इस प्रोग्राम की लॉन्च करने की, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम या पॉलिसी की। 2011 की जो सेंसस है उसके अनुसार 15 ईयर या उससे बड़े, ये नंबर ऑफ नॉन लिटरेट जो 15 ईयर उससे अबव है, उनकी जो जनसंख्या है 25 करोड़ के लगभग है, जिसमें से मेल 9 करोड़, फीमेल 16 करोड़ के लगभग हैं जो नॉन लिटरेट है, अशिक्षित है, जिनको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता है। तो इसलिए उनको शिक्षित बनाना इसमें टारगेट रखा गया है। और देखो साक्षर भारत प्रोग्राम है जो इसके तहत भी 2009-10 से 2017-18 में इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसके अंडर में 7 करोड़ के लगभग पर्सनस को फ़ायदा हुआ था, प्रोग्रेस हुई थी। तो अभी ये नॉन लिटरेट जो इंडिया में है करंटली 18.12 करोड़ एडल्ट, उनको सहायता देनी है। नेक्स्ट टॉपिक है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए ऑलरेडी इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में डिटेल में लेक्चर बना हुआ है, पूरा डिटेल में समझ आ जाएगा। एमएसपी क्या है, प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या है, इशू प्राइस क्या है, ये सारे प्राइस में अंतर क्या है, कैसे डिसाइड करते हैं, कितनी क्रॉप के लिए। हर साल, लगभग हर साल भाई साहब कोई सा भी पेपर उठा के देख लो प्रीलिम से, हर साल प्रीलिम में एमएसपी से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, कभी कभी 2 या 3 भी आ जाते हैं, हर साल जरूर आता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो लेक्चर ज़रूर देखना एमएसपी पे। अगर देख लिया तो नोट्स बनाए होंगे, अपने नोट्स रिवाइज करना। अब इसमें हम सिर्फ अभी जो न्यूज़ में है सिर्फ वही कवर करेंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूवल दे दिए 2022-23 सीजन के लिए रॉ जूट का एमएसपी डिक्लेयर किया है। देखो ये चीज़ इसमें याद रखनी है, छोटा सा बता देता हूँ मैं, मेन आपको जानना तो उस लेक्चर को देखना। रिकमेंडेशन कौन देता है और डिफाइन कौन करता है, अप्रूवल कौन देता है, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए इसमें। एमएसपी जब डिफाइन करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पहले तो क्या है ये जानो। फसल बोने से पहले, यानी कि फसल को किसान लगाएगा अपने खेत में, उसे लगाने से पहले, बिफोर ऑन सोइंग द सीजन, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, अनाउंस करती है, घोषणा करती है कि जब आपकी फसल बन के तैयार होगी, आप बेचने आओगे मंडी में, तो आपको इतना प्राइस दिया जाएगा। उस प्राइस को ही एमएसपी बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये किसकी रिकमेंडेशन पे डिसाइड करती है गवर्नमेंट? ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये एक एक्ट बना के बनाया गया था, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये कमीशन। ये कमीशन गवर्नमेंट को सिफारिश करता है, याद रखना ये सिर्फ सिफारिश करता है। तो अप्रूवल कौन देता है? फाइनल अप्रूवल ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ये डिसाइड करती है कि ये प्राइस रखा जाए या नहीं रखा जाए, ये फाइनल अप्रूवल देती है। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, कौन रिकमेंडेशन देता है, कौन अप्रूवल देता है। तो ये अनाउंसमेंट की है जूट के लिए। जूट आप सब जानते हो, वही जूट है भाई साहब जिससे ये बोरा वगैरह, बोरी बनते हैं, जिनमें ये बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं। जूट से और भी बहुत सारे बनते हैं आपके, वो भी बनता है, रस्सी वगैरह भी बनती हैं, जिस पे कपड़े सुखाते हो, रस्सी वगैरह जूट से बनती हैं, या चारपाई वगैरह जो होती हैं वो भी बनती हैं इससे। अभी जो ये प्राइस अनाउंस किया है, कॉस्ट जो प्रोडक्शन में आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उससे 1.5 गुना ज़्यादा ये होगा प्राइस, ये कहा है गवर्नमेंट ने। यानी कि 1.5 गुना होगा तो किसान को 50% प्रॉफिट कम से कम होगा जब वो बेचने आएगा अपनी फसल। पूरा डिटेल में देखो, इसको पढ़ना जरूरी है एमएसपी को, वो लेक्चर जरूर देखना। अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो नोट्स जरूर रिवाइज करना एमएसपी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है डैम सेफ्टी। ये प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें इतना जानना है, डैम सेफ्टी के लिए देखो 2 प्रोग्राम यूज होते हैं, ये 2 प्रोग्राम याद होने चाहिए। मैच द फॉलोइंग में या वैसे दे के पूछ लेता है यूपीएससी के प्रोग्राम किसके लिए हैं। धर्मा डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, ये मॉनिटरिंग करने के लिए, डैम की मॉनिटरिंग करने के लिए यूज किया जाता है 18 स्टेट्स के द्वारा। एक ऐसा ही ये साइसिस प्रोग्राम है, साइसिस ए सिस्मिक हैजार्ड एनालिसिस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी डैम की सेफ्टी, जो बांध बने होते हैं रिवर पे डैम, उनकी सेफ्टी के लिए यूज होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए साइसिस और धर्मा ये क्या हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वरुण 2022, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बस। ये एक बायोलैटरल एक्सरसाइज है इंडिया की नेवी और फ्रांस की नेवी के बीच में। ये 20th एडिशन हुआ है अभी इसका, एनुअल
ये एनुअली होती है, हर साल होती है। वरुण 2022 अरेबियन सी में की जा रही है। अरेबियन सी आपको पता है, ये भाई साहब इंडियन ओशन का पार्ट है। अरेबियन सी इधर यहाँ पे कंडक्ट की जा रही है। और इंडिया और फ्रांस के बीच में बायलैटरल रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज होती है। 1993 से हो रही है। 2001 से इसका नाम वरुण रख दिया गया, वरुण कहते हैं, और हर साल होती है। इसमें एक दूसरे की कैपेबिलिटी को शेयर करते हैं। फ्रांस और इंडिया के बीच में और भी एक्सरसाइज होती हैं जिनका नाम है डिजर्ट नाइट 21, गरुड़। ये एयर एक्सरसाइज है, दोनों इंडिया की एयरफोर्स और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच में होती है। और एक आर्मी के बीच में होती है शक्ति, और जिसके वरुण के बारे में पढ़ रहे हैं वो नेवी के बीच में होती है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो हमारे, उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर। इसका मतलब है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ये सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक पोर्टल और था सुपेस नाम का, ये भी जुडिशरी ने लॉन्च किया था। किस लिए लॉन्च किया है? ताकि देखो डिजिटल प्लेटफॉर्म का जुडिशरी में यूज किया जाए। इस तरह का ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था पैन इंडिया प्रोजेक्ट लेवल पे। ये मॉनिटर और फंड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उसके द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सहायता दी जाती है इसके जरिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है, बस ये जानना हमें फास्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म का, या जितने भी ये सुपेस डिजिटल प्लेटफॉर्म है या ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट है। ऑब्जेक्टिव यही है कि डिजिटली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना लिटिगेंट को, जिसने मुकदमा डाला है, लॉयर को, वकील को, जुडिशरी को, जो भी इन्फॉर्मेशन है, इसमें आईसीटी का यूज हो, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ये फास्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो या कोई सा भी कोर्ट हो, अगर मान लो ऑर्डर पास करे, इंटरिम ऑर्डर, आदेश दे, या स्टे ऑर्डर लगाए, या बेल ऑर्डर दे, ये सब इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में आसानी से पहुंच जाए। जैसे अभी ऑर्डर दिया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो भाई साहब जैसे आप व्हाट्सअप पे मैसेज भेजते हो, अभी भेजा 1 सेकंड में चला जाएगा जिसके पास भी भेजा है, तो इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। अगर मान लो ऑनलाइन ये फैसिलिटी ना हो, तो कोर्ट ने ऑर्डर सुनाया अभी, और इसका जो पेपर है, पेपर दिया, पेपर पहुंचने में मान लो कभी कभी 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन भी लग जाते हैं। मान लो किसी जेल में कोई कैदी बंद है, उसे बेल दी गई, जमानत का ऑर्डर, और पता लग रहा है जमानत का ऑर्डर आज दिया और 1 महीने बाद उसके पास पेपर पहुंच रहा है जेल अथॉरिटीज़ के पास, और 1 महीने के बाद उसको बेल दी जा रही है, जमानत, उस जो कैदी बंद था। तो इस तरह की जो ये देरी होती हैं, डिले होती हैं ऑर्डर वगैरह में, इनको दूर करने में सहायता मिलेगी। तो नीड इसकी यही है कि जेल इनमेट्स जो होते हैं, जेल में जो कैदी होते हैं, उनको बेल दी जाती है, कई बार सुप्रीम कोर्ट दे देता है और उन्हें रिलीज़ नहीं किया जाता काफ़ी समय तक, क्योंकि पेपर पहुंचने में टाइम लग जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन जल्दी से यूटिलाइज की जा सकेगी। तो और क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस होगी? इंश्योर टाइमली रिलीज ऑफ अंडर ट्रायल। जो मान लो ऐसे कैदी हैं जिन पे मान लो केस चल रहा है, अंडर ट्रायल है, वो जल्दी से रिलीज किए जा सकते हैं इसके जरिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन्फॉर्मेशन पहुंचा के। नेक्स्ट है प्रिवेंट अननेसेसरी अरेस्ट। जो ऐसी अरेस्ट किए जाते हैं, कुछ आदमियों को अरेस्ट कर लेती है पुलिस अननेसेसरी, उनको प्रिवेंट किया जा सकेगा। और फंडामेंटल राइट हैं जो प्रिजनर के, उनको प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, और लाइफ विद डिग्निटी का जो राइट देता है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, उसको प्रोटेक्ट किया जा सकेगा इसके थ्रू। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं। देखो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये, और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट की ज़रूरत होती है। बहुत सारे जेल तो ऐसे हैं भाई साहब, वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी है ही नहीं, इंटरनेट कनेक्शन है ही नहीं, तो वहाँ पे कैसे ऑर्डर पास करेंगे, कैसे जाएगा, ये मेन चैलेंजेज है। नेक्स्ट टॉपिक है अफसा। ये अफसा है जो प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो अफसा के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। 1958 में ये पास किया गया था, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इसके फुल फॉर्म है। इसके लिए डिटेल में इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएगा, वो आप ज़रूर देखना, या इंटरनल सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट होगी उसमें मिल जाएगा, किसी एक प्लेलिस्ट में होगा, ज़रूर देखना। हम यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था, यूनियन गवर्नमेंट ने अफसा को कुछ असम, नागालैंड, मणिपुर के कुछ हिस्सों से इसे हटा दिया। अफसा लगा हुआ था, ये एक्ट वहाँ पे लगा हुआ था। देखो इस एक्ट में ना किसी एक एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर देते हैं। डिस्टर्ब एरिया, सेम स्पेलिंग है डिस्टर्ब की, वही जो डिस्टर्ब होता है परेशान करने वाला। डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर देती है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के पास पावर होती है, गवर्नर के पास भी पावर है। तो उसमें फिर क्या होता है, जब जिसको डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर देती है, वहाँ पे अफसा एक्ट लग जाता है। अफसा एक्ट किस ही पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और अभी देखो ये देखो असम में लगा हुआ है, नागालैंड में, मणिपुर में, कुछ हिस्सों से हटा दिया, और अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है।
ये सारे स्टेट आपको याद होने चाहिए कि इन स्टेट में लगा हुआ है अप्सा एक्ट। अप्सा है क्या, ये देखो जो आर्म फोर्सेस होती हैं हमारी, जैसे आर्मी है, उसको स्पेशल पावर देता है। कैसी पावर देता है, ओपन फायर, यानी कि वो फायर कर सकते हैं, किसी आदमी पे गोली चला सकते हैं, मार सकते हैं, डेथ हो जाए भले उनकी। और मान लो कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ रही है, कोई मान लो आर्म्स अम्यूनिशन लेके जा रहा है, कोई बंदा मान लो हथियार लेके जा रहा है, उसे मार सकते हैं। इतनी ज़्यादा पावर देता है ये। और ये पावर अरेस्ट करने की भी देता है, बिना वारंट के, विदाउट वारंट, बिना वारंट के किसी भी इंडिविजुअल को आर्मी अरेस्ट कर सकती है। और अगर किसी पे संदेह है, मान लो किसी पे डाउट है कि ये बंदा आतंकवादी हो सकता है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। और बिना वारंट के ही सर्च किया जा सकता है किसी के भी घर को, किसी की भी मान लो फैक्ट्री को, किसी को भी, कोई भी प्रीमाइसिस है उसको सर्च किया जा सकता है, इंस्पेक्शन की जा सकती है किसी को भी। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है या गवर्नर स्टेट के इम्पोज कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में या स्टेट के किसी भी पार्ट में। अप्सा एक्ट के सेक्शन 3 में ये पावर दी गई है। लेकिन 1972 में इस एक्ट में अमेंडमेंट किया और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है, वो भी कर सकती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर सकती हैं, इसको डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के साथ मिलके अब करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के साथ मिलके लगाती है ये, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास इंडिविजुअली पावर नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन करती है, पूछती है स्टेट गवर्नमेंट से और तब लगाती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, नेसेसरी है, मैंडेटरी नहीं है, ये याद रखना है। कंपलसरी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट से पूछे ही पूछे, लेकिन यूजुअली पूछती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होम मिनिस्ट्री है जो, वो इशू करती है डिस्टर्ब एरिया नोटिफिकेशन, और अफसा लग जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है नागालैंड अरुणाचल प्रदेश के लिए डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर, और मणिपुर असम के लिए स्टेट गवर्नमेंट करती है, ये याद रखना आपको। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है इसमें। तो इसमें ये याद होना चाहिए आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों लगा भी सकती हैं, डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर भी कर सकती हैं और हटा भी सकती हैं, दोनों के पास पावर है इसमें। क्योंकि त्रिपुरा ने देखो रिवोक कर दिया था डिस्टर्ब एरिया जो डिक्लेयर किया हुआ था, अप्सा एक्ट को अपने त्रिपुरा स्टेट से हटा दिया था त्रिपुरा गवर्नमेंट ने 2015 में। मेघालय 27 साल तक रहा है अप्सा एक्ट के अंदर। मेघालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2018 में मेघालय से अप्सा एक्ट को हटाया था। स्टेट गवर्नमेंट का रोल क्या है, देखो स्टेट गवर्नमेंट का ये भी रोल है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है तो देखो वैसे तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी पावर दी हुई है यूनिलैटरली, लेकिन जब भी डिसीजन लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट यूजुअली स्टेट गवर्नमेंट से पूछती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ये आपको याद रखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है जब स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेशन देती है, सिफारिश देती है। और इसमें लोकल पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन करती है, जो भी आर्म फोर्स होती है हमारी आर्मी नेवी, क्योंकि इस एक्ट में पावर दी गई है सिक्योरिटी फोर्सेस को ओपन फायर करने की, लेकिन बिना वार्निंग दिए नहीं लगा सकती। मान लो किसी पे संदेह है, सामने आदमी खड़ा है, इस पे संदेह आतंकवादी है, पहले उसे चेतावनी देगी कि भाई साहब कौन हो आप, यहाँ पे आओ और सरेंडर करके यहाँ पे आओ, तो उसे बुलाएगी या उससे पूछताछ करेगी। अगर मान लो वो कोई ऐसी एक्टिविटी करता है, भागता है, कुछ भी करता है, तो फिर ओपन फायर कर सकती है, यानी कि शूट कर सकती है, गोली मार सकती है आर्मी। इसके एक्ट के अकॉर्डिंग देखो, अगर किसी पे डाउट होता है सिक्योरिटी फोर्सेस को, तो उसे गिरफ्तार करती है और 24 आवर्स के अंदर, यानी कि एक दिन के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर उसे लोकल पुलिस स्टेशन, जो भी वहाँ पर पुलिस स्टेशन होगा, उसको जाके सौंप देगी। अपने पास नहीं रख सकती आर्म फोर्सेज, वो तो सिर्फ उसे अरेस्ट करेगी, अरेस्ट करके लोकल पुलिस को दे देगी, वो फिर उस पर मुकदमा चलाएगी। अगर कोई गिल्टी होगा आगे जाके वो कोर्ट में जाके उसके लेके जाएगी। और जो आर्म फोर्सेस होती हैं देखो, इनको ये भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उनसे कोऑपरेशन करना जरूरी है, इंडिपेंडेंटली कुछ भी काम नहीं कर सकते, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट में जो भी, उनसे साथ मिलकर काम करना होता है। लेकिन बहुत सारे एग्जांपल ऐसे आते हैं कि आर्म फोर्सेस वहाँ पे इस एक्ट का गलत उपयोग करती है। बहुत बार ऐसे केस देखे गए, रेप तक कर देती है किसी के घरों में घुस के आर्म फोर्सेस आर्मी, बहुत केस देखे गए ऐसे। आप गूगल पे सर्च मार के देखोगे तो आपको पता चलेगा, जम्मू कश्मीर में भी और नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी महिलाओं ने ऐसे प्रोटेस्ट किए हैं आर्मी के खिलाफ, वो अपने कपड़े उतार के सारे नंगी होकर उनके सामने आ गई कि आओ हमारा रेप करो। ऐसे केसेस भी देखे गए हैं। बहुत ही इसकी दर्दनाक भाई साहब दुख है अफसा एक्ट का, इसलिए इसका विरोध करते हैं लोग नॉर्थ ईस्ट में भी, जम्मू कश्मीर में भी हटाने का। नॉर्थ ईस्ट में तो भाई साहब मणिपुर में एक आयरोम, ये इरोम या आयरोम पढ़ लो, इरोम शर्मिला नाम की एक लड़की है, इन्होंने भाई साहब 16 साल 2000 से लेके और 2016 तक 16 साल भूख हड़ताल की। अब आपके मन में आ रहा होगा भूख हड़ताल बची कैसे 16 साल तक। भाई साहब नाक में इसके नली सी पाइप सा लगा रखा था, मेडिकल इक्विपमेंट दे रखे थे जिसकी वजह से जीवित रही, यानी कि नाक से उसे खाना पीना सब उसी से दिया जा रहा था, लेकिन इसने एक भी
टुकड़ा नहीं खाया था रोटी का, ना किसी खाने का। 16 साल के बाद इसने बेचारी ने अपना व्रत तोड़ा, लेकिन फिर भी वहाँ से मणिपुर से ये अफसा एक्ट नहीं हटाया गया। और भी बहुत सारी कमेटी बैठी हैं जिसने रिकमेंडेशन दिया हटाने की। तो ये अफसा एक्ट का पूरा लेक्चर आप देखोगे इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाके, पूरा डिटेल में पता चलेगा। एक जीवन रेड्डी कमेटी थी, जीवन रेड्डी कमेटी, इसने भी रिकमेंडेशन दी थी कि अफसा एक्ट को हटाना चाहिए, इसकी जो इफेक्टिवनेस है इसको और किसी एक्ट में शामिल करना चाहिए। और सेकंड एआरसी कमीशन बैठा था जो वीरप्पा मोइली ने हेड किया था, इसने भी रिकमेंडेशन दी थी इसे हटाने की। तो ये कमेटी ये आपको याद होना चाहिए जब मेंस के आंसर में लिखोगे। तो ये पूरा डिटेल में लेक्चर आप वहीं पे देखो जाके, अगर नोट्स बनाए तो रिवाइज करो उसको। तो यही टॉपिक थे आज के।